गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर सारा आज कंप्लीट कर देंगे वन शॉट में ही। सो फटाफट अब हम कंप्लीट करते हैं। ये वाला पेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पूरी कहानी समझ लेते हैं जो स्टार्ट होती है एक किंग से। ठीक है, किंग से एक कहानी स्टार्ट होती है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो क्या हुआ कि एक लुइस द 16 जो थे किंग थे। ठीक है, लुइस 16 कौन थे? किंग थे। तो लुइस 16 किंग थे। वो किंग कब बने थे? 1774 में बने थे। और जब वो 20 ईयर्स थे, 20 ईयर्स ओल्ड थे, 20 साल के जब वो थे, तब उन्होंने मैरी कर लिया था। किससे मैरी किया था उन्होंने? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से मैरी कर लिया था, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये किंग बने तब जो इनका जो खजाना था, ट्रेजर था, वो ख़त्म हुआ पड़ा था, एम्प्टी ट्रेजर, जब ये किंग बने। ठीक है, जब ये किंग बने तब जो ट्रेजर है वो एम्प्टी हुआ पड़ा था। ट्रेजर एम्प्टी हुआ पड़ा था, क्यों एम्प्टी हुआ पड़ा था? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये प्लीज़ आप मार्क कर लें, यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो क्या हुआ कि बहुत वॉर हो रही थी। ठीक है, वॉर की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस के थे, वो क्या हो गए थे? ड्रेन हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फर्स्ट पॉइंट, added to this war the cost of maintaining an extrovert court at the immense palace of Versailles। अब ये जो पैलेस, ये जो कोर्ट के जितने भी देखो खर्चे थे, ऊपर से वॉर आप लड़ रहे हो तो पैसे तो जाएंगे ही। फिर इन्होंने एक और चीज़ कर दी थी। जब लुइस 16 जो थे, उन्होंने क्या किया था? लुइस जब 16 थे तब उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लेने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प की थी? 13 अमेरिकन कॉलोनीज की। अब देखो, पहला तो ये पॉइंट हो गया आपका, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर लड़ रहे हो। ठीक है, अभी कोस्ट बाकी चीज़ों के फिर हमने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की आप हेल्प कर रहे हो, तो फिर तो ड्रेन तो होगा ही आपका ट्रेजर। ठीक है, अब जो वॉर है, वॉर के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोन भी लिया था। The war added more than billion livrers to a debt that has been risen to more than 2 billion livrers। अब आप जा रहे हो लड़ने, तो आप लोन लेके लड़ रहे हो या कैसे भी लड़ रहे हो, इन्होंने लोन लिया था जो 2 बिलियन लिवरर्स था। 1 बिलियन लिवरर्स से सीधा 2 बिलियन लिवरर्स। The war added more than 1 billion livrers to a debt that has already been risen to billion livrers। जो लैंडर्स थे, जिन्होंने स्टेट क्रेडिट दिया था, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब वो 10% इंटरेस्ट भी डालने लग गए थे लोन में। जो इन्होंने लोन लिया था उसमें अब 10% इंटरेस्ट भी लगने लग गया था। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से क्या हुआ था? एम्प्टी ट्रेजर हुआ था। ये आपने आंसर लिख के आना है। क्या लिख के आओगे? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस, एडेड टू दिस वॉर the cost of maintaining an extrovert court at the immense palace of Versailles। फिर आप लिखोगे under Louis XVI helped the 13 American colonies to gain the independence from a common enemy Britain। The war added more than 1 billion livrers to a debt that has already been risen 2 billion livrers। Lenders who gave the state credit now begin to charge the 10% of interest on loans। So the French government was, अब देखो, अब फ्रेंच गवर्नमेंट का क्या हाल हो चुका था, क्योंकि एम्प्टी ट्रेजर हो चुका था, राइट। तो अब वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली अब वो टैक्सेस बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो है उनको फुलफिल करना है। आर्मी का खर्चा हो गया, कोर्ट का खर्चा हो गया, गवर्नमेंट को चलाने के ऑफिसर्स को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, सबको देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या सोचा? टैक्सेस बढ़ाने का सोचा। ठीक है, उसके बाद येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed। French society in the 18th century was divided
एक और समस्या थी। अब ये मैं बता रही हूँ किंग को क्यों नहीं पसंद कर रहे थे, क्योंकि एक तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, ये आप पॉइंट्स लिख देना कि एम्प्टी ट्रेजर हुआ पड़ा था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि 3 स्टेट्स में बटी हुई थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और सिर्फ थर्ड स्टेट को ही जो है भरना पड़ता था। ये मैं आपको बताती हूँ। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और 3 स्टेट, फर्स्ट थे हमारे क्लर्जी जो चर्च के रिलेटेड थे, दूसरे थे नोबेलिटी जो किंग और बाकी सारे वो होते हैं किंग और उनके रिश्तेदार वगैरह वगैरह, और थर्ड स्टेट में सारे कॉमन पीपल, रिच भी, जो कॉमन पीपल में जो रिच भी थे और पुअर भी थे, मिडल भी थे, वो सारे कॉमन पीपल, जितने भी कॉमन पीपल थे वो सारे हमारे थर्ड स्टेट में आ जाते थे, ठीक है। अब ओल्ड रिजीम आपसे पूछा जा सकता है। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। सो जो ओल्ड रिजीम क्या होता है, इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी बिफोर दी 1789। 1789 यहाँ पर क्यों बोला गया है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, और उससे पहले जैसे भी फ्रेंच सोसाइटी थी उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड रिजीम कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक, क्लियर। उसके बाद एक समस्या और थी, जो थर्ड स्टेट थी 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आती थी, और मोस्टली जो थे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, ठीक है। अब जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, और बाकी जो 10% जो है वो क्लर्जी और नोबिलिटीज में आ जाता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आ जाता था। बट सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास थी, मतलब 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज विद दी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। तो ये तो घपला हो गया था ना। तो बस थर्ड स्टेट के पास 40% ऑफ प्रॉपर्टी थी, वो भी जो रिच थे, राइट। तो जो जो पुअर पीजेंट्स थे उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, इनके पास भी था, इनके पास भी था 60%, है ना, 60% इनके पास था, राइट। तो अब तो ये सारा और क्या था कि प्रिविलेज मिला हुआ था, जो फर्स्ट स्टेट थी और जो सेकंड स्टेट थी उनको मना किया हुआ था कि आप टैक्सेस पे नहीं करोगे। सिर्फ टैक्सेस किसको पे करने पड़ते थे, सिर्फ टैक्सेस थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे। किसको पे करने पड़ते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे, ठीक है। और 90% वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, और 60% ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबिलिटी एंड चर्चेज एंड अदर स्टेट, एंड सिर्फ प्रिविलेजेस वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, तो वो प्रिविलेज उनको था, है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाते हैं हमारे पास, जो अब देखो, अब थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे करने हैं, तो टैक्सेस भी कितने तरह के पे करने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इतने सारे उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। आप चर्च को टैक्स पे कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, राइट। तो आप मान के चलो, आप थोड़ा सा कमा रहे हो, आप थोड़ा सा कमा रहे हो, उसमें आप क्लर्जी को भी दे रहे हो, है ना, आप नोबिलिटीज़ को भी दे रहे हो टैक्स में। आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं कह रही हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आर्टिकल्स में लगते थे, तंबाकू हो गया, है ना, और साल्ट हो गया, उसमें भी आप टैक्स दे जा रहे हो, और फिर आप इतने सारे टैक्सेस दे जा रहे हो, तो आप फैमिली के लिए तो थोड़ा सा बच जाता होगा, और आपके लिए भी, और सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। सो उनको कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते थे, एक उनको क्लर्जी को देने पड़ते थे, एक नोबिलिटी को देने पड़ते थे, ठीक है, और किसको देने पड़ते थे, और इनको आर्टिकल्स जो वो खरीदते थे, साल्ट एंड तंबाकू, उनमें टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब देखो, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस। अब जो चर्च टैक्सेस लेती थी उसे हम क्या कहते थे, तिथेज, तो उसे हम तिथेज कहते थे, जो चर्च लेती थी। वेयर एज जो गवर्नमेंट लेती थी उसे हम टाले,
जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तो डायरेक्ट टैक्सेस थे जो आप चर्च और गवर्नमेंट को दे रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे क्या आ जाते थे, जो हम आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स मतलब जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो उसमें भी आपको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, साल्ट हो गया, तम्बाकू हो गया, उसमें, ठीक है। और ये सारा बर्डन जो है थर्ड स्टेट को अकेले ही झेलना पड़ रहा था, सारा कुछ थर्ड स्टेट को झेलना पड़ रहा था। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर भी कुछ साइड पे लिखा हुआ है, जो लिवरे हमने पढ़ा था, वो लिवरे का मतलब क्या होता है, वो लिवरे किसे कहते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर 2 बिलियन लिवरर्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारी करेंसी पहले थी 1794 में। अच्छा, 1794 में इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, ये अब ये करेंसी यूज़ नहीं करते थे। और जो क्लर्जी थे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो चर्च के रिलेटेड थे, आप कह सकते हो, थे टैक्स, द टैक्स विच वॉज टेकन बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, की 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसके पास जाता था, चर्चेस के पास, वो ही टैक्स आपको देना पड़ता था। वेयर एज थिले द टैक्स विच इज टेकन बाय द स्टेट, ठीक है। अब हम अगले पैरे पे जा रहे हैं, ठीक है, अगले पेज पे। ओके, अब ट्रेजर आपका खाली है ना, लोगों को टैक्सेस दे ही जा रहे हैं, ऊपर से आप सोचो कि भाई जो है हमारे हार्वेस्ट ही ख़राब होगी और प्राइजेस जो है, जो ब्रेड के प्राइजेस है वो बढ़ गए, तो क्या होगा इनका ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई, क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, उनको अपनी सर्वाइव के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और ये भी कारण है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ रही थी 23 मिलियन से हमारी जो है 28 मिलियन हो चुकी थी 1715 में 23 मिलियन थी, वेयर एज 1789 में कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। तो क्या हो रहा था, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो ही जा रही थी, बट जो लोगों की वेजेस थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो फिर लोगों को क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी। एक पॉपुलेशन बढ़ गई है, एक वेजेस आप बढ़ा नहीं रहे हो, ऊपर से जो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो प्राइजेस उनके बढ़ गए थे, है ना। डिमांड बढ़ गई थी, प्राइजेस बढ़ गए थे, और फिर क्या हुआ, एक हार्वेस्ट भी हमारी खराब हो रही थी, वो आगे बताया गया आपको। और जो गैप है पुअर एंड रिच में वो और बढ़ता जा रहा था, और इस सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। आप ये सारा पैरा पढ़ सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन, वो आप डेट्स देख लेना। दिस leads to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price increase हो गया, और जो उनकी wages increase नहीं हो रही थी, जो gap था वो बढ़ रहा था, और ड्रॉट और हेल की वजह से हमारे हार्वेस्ट भी खराब हो रही थी, और हमारा जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसी दौरान जो है मिडिल क्लास का भी जन्म हो जाता है, मतलब मिडिल क्लास, पहले तो हम रिच था पुअर था, है ना, बंदे रिच थे या पुअर थे, बट अब क्या आने लग गया था, मिडिल क्लास जनता भी आने लग गई थी। मिडिल क्लास जनता वो जनता जिसके पास थोड़ा वेल्थ भी था और थोड़े एजुकेटेड भी थे, एज कम्पेयर टू पुअर, मतलब कि अपना जुगाड़ कर लेते थे। ओके, ये जो 2 मिनट, ओके, पास्ट में ये जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट्स में भी बहुत पार्टिसिपेट किया था कि हमारे जो टैक्सेस है वो इंक्रीज करो, फूड स्कार्सिटी, है ना, और इनके पास एजुकेशन थी थोड़ी सी और वेल्थ भी थी, ठीक है। जो 18th सेंचुरी थी, ये जो मिडिल क्लास थी जो 18th सेंचुरी में आ गई थी। 18th सेंचुरी मीन्स 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 17 ठीक है। और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो सोशल ग्रुप्स थे, मतलब कि जो मिडिल क्लास थी वो आ रही थी, उनके पास थोड़ी वेल्थ उन्होंने कमा ली थी। कैसे कमाई थी, ओवरसीज ट्रेड से,
जो ओवरसीज ट्रेड था, ट्रेड करके इन्होंने थोड़ी सी वेल्थ कमा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके वुलन, सिल्क, इंडस्ट्रियल काम शुरू हो चुका था। कुछ ने ट्रेड किया ओवरसीज वाली साइड पे, ओवरसीज से किसी ने मैन्युफैक्चर किया गुड, जैसे कि वुलन, है ना, टेक्सटाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने चीज़ें की, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, एंड ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। तो इससे ये थोड़े से जो हमारे मिडिल क्लास जनता आ रही थी, क्योंकि ये पैसे कमाने थे ओवरसीज करके, गुड्स बना के, ऐसे ऐसे काम करके। और ये जो इसमें थे लॉयर्स भी आ जाते थे, ऑफिशियल्स जो थोड़े थोड़े से काम करते थे, ठीक है। लॉयर्स हो गए, कोई भी बड़े बड़े बिग लैंड लॉर्ड्स हो गए, तो ये सारे मिडिल क्लास में आ जाते थे, ठीक है। अब ये इनको ना इतने तो एजुकेटेड थे कि इनको ना ये चीज़ गलत लग रही थी कि क्यों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को टैक्सेस क्यों नहीं पे करने पड़े। इतने समझदार थे, इनको ये चीज़ें गलत लग रही थी। और ये थोड़े इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, क्योंकि ये फिलोसफर्स की थोड़ी सी बातें सुनते थे। फिलोसफर्स वहाँ पर फिलोसफर्स जो ज्ञान की बातें करते थे, और उनको अब फिलोसफर्स की भी बातें अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि ये खुद मानने लग गए थे, क्योंकि थोड़े से एजुकेटेड भी थे और ये थोड़े वेल्दी भी थे और एजुकेटेड भी थे थोड़े से। तो इनको समझ आ रहा था कि प्रिविलेज जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को मिली हुई है वो गलत है, और थर्ड स्टेट के साथ अन्याय हो रहा है। फिर फिलोसफर्स भी यही बात कर रहे थे, तो उनको फिलोसफर्स की बातें थोड़ी सी अच्छी लगने लग गई थी। फिलोसफर्स 3 तरह के थे, ठीक है। पहले हम जॉन लॉकी की बात करेंगे। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि जो लॉके सोट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट किया था, एंड एब्सोल्यूट रूल ऑफ मोनार्की की। एब्सोल्यूट रूल मतलब सिर्फ मोनार्की का रूल होना ही नहीं चाहिए। जब आप सारी पावर मोनार्की को दे दोगे, मोनार्क मतलब किंग ओनली, तो वो गलत होता है। एब्सोल्यूट रूल मोनार्क का नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? ओके। अब हमारे अगले थे रॉश। तो रॉश ने एक किया था, आगे इसको फॉरवर्ड किया था, इस आइडिया को आगे क्या किया था, फॉरवर्ड किया था। और उन्होंने बोला था ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सोशल इंटरेक्ट में बेस्ड हो, जो क्या हो, सोशल इंटरेक्ट में बेस्ड हो। मतलब कि सोशल इंटरेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किंग की बातें मानी जा रही हैं, तो सोशल इंटरेक्ट होना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें क्या हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, किसके बीच में, पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ऐसा नहीं है जो मोनार्क कर रहा है करने दो, है ना। तो सोशल एक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। सो उन्होंने क्या बोला था, रोशन ने कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड एंड सेड दैट there should be a form of government which would be based on social contract between the people and representatives। फिर हमारे आ जाते हैं मोंटेस्क्यू। जो मोंटेस्क्यू थे, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बोला था, जो हमारे 3 थे, पहले 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब आ गया द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द मोंटेस्क्यू क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पावर में डिवीजन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर। द पावर शुड नॉट बी देयर इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क ओनली, राइट। तीनों की बातें सिमिलर लग रही है थोड़ी बहुत, बट वो आइडियाज दे रहे हैं, आप कैसे सॉल्व उनको कर सकते हो। बात उनकी एक ही थी कि मोनार्क को एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलनी चाहिए, बात यही थी, राइट। बस उन्होंने थोड़ा डीपली समझाया, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। फिर उसके बाद
उसके बाद ये जो आइडियाज़ थे बहुत अच्छे लग रहे थे लोगों को, फिलोसफर्स के आइडियाज़। ये जो फिलोसफर्स के आइडिया हैं वो कॉफ़ी शॉप्स में, न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स में, मतलब कॉफ़ी शॉप्स में, सैलॉन्स में बातें होती थी इन फिलोसफर्स की, और न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स बुक्स में इनकी जो है इनके बारे में लिखा जाता था, इनके थॉट्स के बारे में लिखा जाता था। और जो पढ़ नहीं सकते थे, जो एजुकेटेड नहीं थे, जैसे पुअर पीपल, वो उनको जो है सुनाई जाती थी ये बातें। मतलब ये इनकी बातें बहुत फैल रही थी। आप खुद सोचो, लोगों को अब मोनार्क गलत लगने लग गया था। लोगों को क्या लगने लग गया था? मोनार्क गलत लगने लग गया था। पहले पहले क्या था, कितनी सारी हमारे पास चीज़ें हैं, एम्प्टी ट्रेजर की वजह से लोग परेशान थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, स्टेट के अनजस्टिस, मतलब ये जो स्टेट वाइज थे, और अनजस्ट टैक्सेशन की वजह से, मतलब टैक्स सिर्फ उनको पे करना पड़ा, इससे भी गुस्से थे वो। और अब फिलोसफर्स की बातें उनको अच्छी लगने लगी थी। अब वो बिल्कुल ही मुनार्क के खिलाफ हो रहे थे, होली होली ये मुनार्क के खिलाफ हो रही थी। ठीक है, अब हम अगले पेज में जाते हैं। सब समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सच वीडियोस चाहिए तो मुझे बता देना। ओके, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ, अब इतना गुस्सा आ रहा था लोगों के बीच में, तो वो गुस्सा कहाँ फटेगा? वो गुस्सा यस, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में फटा। कैसे फटा? आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में फटा। चलो, ओके, जो लुइस 16 थे, हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। उनको जो है बेटा टैक्सेस जो है बढ़ाने थे, बट वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते थे टैक्सेस बढ़ाने का। ये अच्छी बात थी, है ना। उनको क्या करना पड़ता था? तीनों स्टेट को बुला के उनसे वोट लेना पड़ता था। वन वोट, वन स्टेट हैज़ ओनली द वन वोट, ऐसे करके उनको क्या करना पड़ता था? उनकी सहमति लेनी पड़ती थी वोट्स के करने पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उनको अब टैक्सेस बढ़ाने थे, तो उन्होंने फिर स्टेट जनरल बुलाई, उन्होंने मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की। और स्टेट जनरल क्या होता है? एक पॉलिटिकल बॉडी होती है, ठीक है, टू विच दे थ्री, एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें क्या होते हैं? तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं। जिस वो बॉडी होती है, वो पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स भी कौन से होते हैं? जो अमीर होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के तो रिप्रेजेंटेटिव सारे अमीर थे, तो मतलब कि 300 ईच रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड स्टेट में, राइट। सॉरी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के 30, फर्स्ट स्टेट के एंड सेकेंड स्टेट के भी 30, वेयर एज थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और ये तो गलत बात थी, है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में, तो उसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए थे। और एक और बात थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए भी थे वो थोड़े रिच थे, पुअर पीपलों को आने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने 4000 लेटर्स उन्होंने लिखे, अपने प्रॉब्लम्स लिखे, ताकि कोई उनको दिखे, कोई सॉल्व कर दे उनकी प्रॉब्लम। और लास्ट जो मीटिंग थी 1614 में बुलाई गई थी। देखो कितनी लेट बुलाई गई थी, राइट। और 5 में 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, ये आप याद रखना। 1780 बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ही हुआ था। और ये स्टार्ट क्यों हुआ था? स्टेट जनरल की मीटिंग रखने से ये स्टार्ट हुआ था। तो आप याद रखना 1789, जब आपको स्टेट जनरल पूछ लिया जाए, स्टेट जनरल कब रखी गई थी? 5 मई से शुरू हो जाओ, 5 मई 1789। ठीक है, मार्च चले गए, आपके पेपर चले गए, आप मई में आपका स्कूल शुरू हो जाता है, तो आप मई याद रख लो, 5 मई 1789। अब ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 300 रिप्रेजेंटेटिव, 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और वो भी जो पॉस्परस थे, रिच थे और एजुकेटेड मेंबर्स। पीसेंट्स, फार्मर्स, वुमेन्स को आने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने 40,000 लेटर्स लिखे थे। आई वॉज रॉन्ग, 4000 आई वॉज टेलिंग यू, बट 40,000 लेटर्स उन्होंने लिखे थे। देखो इतने लेटर्स उन्होंने भेजे थे। और फिर राजा ने बोला कि वोटिंग वुड बी देयर
कैसे होगी वोटिंग? वोटिंग इन द थर्ड स्टेट कैसे होगी कंडक्ट? वन स्टेट वन वोट से। बट अब आप खुद देखो, वन स्टेट वन वोट होगा, कितने स्टेट है? 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट तो हम ही पड़ेगी। जब आप किंग कहेगा कि आप टैक्सेस बढ़ाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेट को क्या प्रॉब्लम होगी? उसने कौन सा टैक्सेस भरने हैं, तो वो तो हाँ करेगी। सेकेंड स्टेट को तो टैक्सेस खुद मिलेंगे और उसको थोड़ा ना भरने हैं टैक्सेस, वो सेकेंड स्टेट भी हाँ कर देगी। मना तो थर्ड स्टेट ही करेगी ना। तो फिर जीतेगा कौन? टैक्सेस बढ़ाने वाली बात जीत जाएगी और टैक्सेस ना बढ़ाने वाली बात हार जाएगी। तो ये तो बात गलत थी, ये तो बात गलत थी। तो फिर थर्ड स्टेट ने बोला कि प्लीज़ राजा से रिक्वेस्ट की कि आप फर्स्ट आप वन वोट वन स्टेट मत करो, आप वन मेंबर वन वोट करो, राइट? मतलब वन पर्सन वन वोट करो। बट ये चीज़ राजा ने डिनाई कर दी थी। क्या कर दी थी? मना कर दी थी ये बात कि ऐसा नहीं होगा। देखो, डिमांडेड दैट वोटिंग नोट नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, ईच मेंबर हैज वन वोट। ये वाली बात आपको बता दी मैंने। और जब जो किंग ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल, और फिर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कहाँ चले गए थे? असेंबली छोड़ के प्रोटेस्ट में भाग गए। तो उनको आ गया इतना गुस्सा, उनको पहले से गुस्सा भरा पड़ा था। जब जनरल की मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको अब आ गया था गुस्सा, बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि किंग ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था उनका प्रोपोजल। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट गुस्से में भाग गए थे असेंबली छोड़ के प्रोटेस्ट में। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जो स्टेट जनरल की मीटिंग में गए थे, वो थर्ड स्टेट अपने आप को क्या समझने लगे थे? व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोकमैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होने के हकदार से उनको क्या फील हो रहा था? हमको आप थर्ड स्टेट के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमको अब इस सोल्यूशन को काटना होगा, हमें जो है करना होगा कुछ ना कुछ। तो उनके ये माइंड में आ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि 20 जून को, 5 मई को वो वापस आ गए थे। उन्होंने क्या सोचा था? वो भाग गए थे प्रोटेस्ट में। फिर उन्होंने सोचा था हम 20 जून को क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। 20 जून को मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग में उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था? अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। तो 20 जून को, और उन्होंने कसम भी खाई थी कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में नहीं बना देते और पावर्स लिमिट नहीं कर देते, हम शांत नहीं बैठेंगे, ठीक है? और कहाँ रखी थी ये मीटिंग? इंडोर टेनिस के हॉल में, वो भी ग्राउंड्स ऑफ वर्सैलेस, ठीक है? हम क्या लिखेंगे? जब आपसे पूछ लिया गया कि 20 जून को मीटिंग कहाँ लगाई गई थी, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड द मीटिंग एंड द होल ऑफ द इंडोर टेनिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सैलेस। 20 जून ये डेट याद रखो। 5 मई को 14 याद रखो। 4000 लेटर्स, ये चीज़ें बेटा याद रखो। उसके बाद क्या हुआ? कसम कसम खा ली। उसके बाद ऐसा नहीं था कि जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के सारे ही मेंबर्स जो थे गंदे थे, है ना? सोच उनकी गंदी थी, ऐसा नहीं था। थोड़े से अच्छे भी थे। जैसे सारे बुरे नहीं हो सकते, वैसे कुछ थे जो थर्ड स्टेट का साथ दे रहे थे, उनके प्रोटेस्ट में साथ दे रहे थे, उनकी बात। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी तो बीच में ही कट करना पड़ा। हम कहाँ थे? जो 20 जून था, उन्होंने असेंबली जो है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने लिमिट्स जो है, पावर्स लिमिट कर दी थी मोनार्क की। एंड मतलब उन्होंने सोचा था, उन्होंने कसम ली थी। और ऐसा नहीं था कि थर्ड स्टेट के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के सारे ही लोग जो थे खिलाफ थे थर्ड स्टेट के। कुछ थर्ड स्टेट का साथ भी दे रहे थे, उनकी बातों में साथ दे रहे थे। तो 2 लोग थे जिनके जिक्र जो है आपकी बुक में किया हुआ है, मिराबिऊ एंड एबिसीज। जो मिराबिऊ थे वो नोबल फैमिली में बिलोंग करते थे, मतलब सेकेंड स्टेट के थे, ये नोबल फैमिली में बिलोंग करते थे।
उनको समझ आ रहा था कि ये प्रिविलेजेस जो है, मतलब कि सिर्फ प्रिविलेजेस जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को मिल रही है, ये चीज़ गलत है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। सॉरी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए जनरल जो है ब्रॉड किया एंड पावरफुल स्पीचेस दी ताकि लोग और मोटिवेट हो और ये जो है असेंबली के मतलब कि और खिलाफ जाए और प्रोटेस्ट करे। उन्होंने बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस दी थी और उन्होंने जनरल भी ब्रॉड किया था। और एबीसीज ने क्या किया था, अगले पेज पे देखते हैं हम। ये हो क्यों नहीं रहा? ओके, अब हो गया। ओके, सो जो एबीसीज, ओके, जो एबीसीज थे वो क्या थे, वो पृष्ठ थे, मतलब वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। जो एबीसीज थे वो फर्स्ट स्टेट में बिलोंग करते थे और एक पृष्ठ है, उन्होंने इन्फ्लुएंस पैम्पलेट, जो पैम्पलेट था उन्होंने रोड किया था, जिससे बहुत मतलब बहुत अच्छा पैम्पलेट रोड किया था। व्हाट इज थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैम्पलेट जो है एबीसीज ने कौन सा रोड किया था, या फिर जो व्हाट इज फोर्थ स्टेट पैम्पलेट किसने रोड किया था, तो एबीसीज ने रोड किया था। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एंड वर्सेलिस, आप देखो नेशनल असेंबली क्या थी, बिजी थी, है ना। उनको क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। जैसे उन्होंने कसम खाई थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और राजा की जो है पावर्स को लिमिट करेंगे। तो बाकी जो महिलाएं थी या फिर बाकी जो लोग थे जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बने थे, वो उनको क्या सहना पड़ा, ट्रेमोइल सहना पड़ा। तो ट्रेमोइल भी एक रीज़न है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बड़ा रीज़न है, ठीक है। गुस्सा तो भर भर के अब आ ही रहा था राजा पे। अ सवेयर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, इतना कड़ाके की बहुत ठंड पड़ी, इतनी ठंड पड़ी कि क्या हुआ कि जो बैड हार्वेस्ट हुआ, इतनी मतलब कि बैड हार्वेस्ट मतलब कि खराब हो गई फसल, फसल क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, जो प्राइस थे, जो कितने गया, जो प्राइस थे ब्रेड, जो प्राइस थे ब्रेड के वो बहुत आसमान छू रहे थे। डिमांड जो है फूड ग्रेन की बढ़ गई, मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस पहले हुआ था वैसे यहाँ पर हो रहा था। बट ये सिचुएशन और बढ़ गई थी क्योंकि जो स्पेंडिंग आवर्स थे वो मतलब कि स्क्यूज़ में, मतलब कि लाइनों में जो वुमेन्स थी वो घंटों घंटों खड़ती थी, आवर्स खड़ती थी बेकर शॉप के बाहर, और उनको फिर भी ब्रेड नहीं मिलती थी, वो बहुत एंग्री हो जाती थी, ठीक है। और क्या होता था उनके साथ, एंग्री हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर तोड़ फोड़ करने लग गए शॉप्स में, स्टॉर्म दी शॉप्स। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, तो उन्होंने जो ट्रूप्स थे, जो किंग था, फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि उन्होंने बहुत धमाल मचा दिया था, वुमेन्स ने बहुत हल्ला मचा दिया था, शॉप्स को तोड़ रहे थे, है ना, लोगों को मतलब धक्का मुक्की चल रही थी, मारपीट चल रही थी। तो फिर किंग ने क्या ऑर्डर किया, ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि तुम जाओ पेरिस में जाओ और देखो हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेज है अब हम वो रीड करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेट वाली चीज़ आ गई है। चलो ये नहीं है, ओके ओके। अब जो है क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 में जो सिटी ऑफ पेरिस में क्या लग गया, अलार्म लग गया, ठीक है। फिर जो किंग ने हमें पढ़ा ही कि ट्रूप्स मंगा लिए थे, ठीक है। फिर र्यूमर अचानक से फैल गई कि ये जो ट्रूप्स है हमारे ऊपर क्या करने वाले हैं, फायर करने वाले हैं। that the king had ordered the army to put the fire on the citizens, upon the citizens। तो जितने भी 7,000 मैन थे एंड वुमेन थे वो सारे ही इकट्ठे हो गए थे इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या बन जाएंगे, हम एक पीपल्स मिलिट्रिया फॉर्म करेंगे। Men and women gathered in front of the town hall and decided to form a
पीपल्स मिलिटिया, ठीक है, मिलिट्री बन जाएंगे हम, जो है आर्म्स मतलब वेपन्स। अब उनको लड़ाई करनी थी, ठीक है, तो उनको वेपन्स तो चाहिए। अब वो वेपन्स की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट सॉरी बिल्डिंग्स में जा रहे थे, ठीक है। वो ब्रोक कर रहे थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, क्यों कर रहे थे? वेपन्स, क्योंकि उनको चाहिए थे। और फिर क्या हो रहा था? Finally, a group of several hundred people marched the eastern part of the city. अब उनको आर्म्स तो मिल नहीं रहे थे, उनको वेपन्स तो मिल नहीं रहे थे। फिर वो ईस्टर्न पार्ट में गए, फ्रांस के किस पार्ट में गए? ईस्टर्न पार्ट में गए। और उन्होंने फिर जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, जिसे हम ब्रिस्टाइल कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और जब वो अटैक कर रहे थे प्रिजन में, जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, ब्रिस्टाइल आप कह दो, तब उनका जो कमांडर था वो मर गया था, उनको किल कर दिया गया था। और जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स कितने थे? 7 प्रिजनर्स थे। तो वो जो 7 प्रिजनर्स थे वो क्या हो गए थे? रिलीज हो गए थे, भाग गए थे। और जो ब्रिस्टाइल थी, लोगों को वो बहुत नापसंद आती थी, क्योंकि वो क्या दिखाती थी? डिस्पोटिक पावर दिखाती थी किंग का। क्योंकि जब भी हम वो जब भी ब्रिस्टाइल को देखते थे तो उनको लगता था कि किंग के पास पावर है, कि जब हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। तो वो डिस्पोटिक पावर किंग की दिखाते थे। और फिर वो जो फोर्ट्रेस सारा ही ब्रिस्टाइल तहस नहस हो गया था, और उनके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं वो बेचने शुरू हो गए थे यहाँ इनके पास। और फिर क्या हुआ? The days that follow so more rioting both in Paris and the countryside, बहुत मतलब बहुत कुछ हुआ था। और इस चीज़ को ही हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। किंग ने बहुत कुछ मान लिया, जो भी बना था, कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया, है ना। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो फिर अब कंट्री साइड में क्या होने लग गया था? विलेज टू विलेज जो है अफवाह फैल गई थी कि जो मैनर है, मैनर का मतलब क्या होता है? कि जो भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो क्या करने वाले हैं? गुंडे लेके आने वाले हैं। और फिर लोगों को लग गया डर, और वो गुंडे जो है हमारी राइप क्रॉप को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। फिर उन लोगों को लग गया डर। फिर वो गए, जो है उनके घर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए, ठीक है। और फिर जो है कितने सारे नोबल्स, ये कितने सारे लैंडलॉर्ड्स डर के, कि उन्होंने सिटीज़ जो है उन्होंने जो है क्या क्या किया था? लूट किया था। क्या लूट किया था? क्या लूट किया था भाई? हाँ, क्या लूट किया था? ग्रेन को लूट किया था, डॉक्यूमेंट सारे खराब कर दिए थे, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे वो डर के सिटीज़ छोड़ के भी भाग गए थे, नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर दिया था, या फिर होम्स ही छोड़ दिए थे। कुछ देश छोड़ के भाग गए, कुछ अपना घर छोड़ के भाग गए। अब किंग को भी लग गया डर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में थे और बहुत ज़्यादा हल्ला मचा चुके थे। विलेज में अपने ही हल्ला बजाई जा रहे हैं लोग, है ना। गांव में, सिटीज़ में तो और कुछ ही चल रहा है, ब्रिस्टाइल तोड़ रहे हैं, फलाना ढिमका। तो फिर उसके बाद लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली की बात मान ली एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने की हाँ कर दी, ठीक है। फिर 4 अगस्त, ये सारा जुलाई में हुआ है। 5 मई में वो हुआ, 20 जून को वो मिले, 14 जुलाई को ये हुआ। फिर उसके बाद 4 अगस्त में जो असेंबली थी उसने डेक्ट्री पास की, जिसमें क्या लिखा था? कि जितने भी फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी प्रिविलेज मिले हुए हैं, जो भी है, वो सारा क्या होगा? खारिज हो जाएगा, वो अबॉलिश हो जाएगा। अब थर्ड स्टेट को टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, मतलब इतने सारे टैक्सेस नहीं। बाद में इन्होंने कुछ और लॉ बनाया था, और वो आगे जाके बताऊंगी। और जो क्लर्जी थे उनको फोर्स किया गया कि आपको जो है जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जितने भी जो चर्च के जितने भी उन्होंने जो लैंड को
ओन करते थे उनको इन्होंने क्या कर लिया था, कॉन्फिस्केट, मतलब कि सारा ले लिया था। और ये क्या हुआ कि जब चर्च का ये सब लिया गया तब क्या देखा गया कि जो गवर्नमेंट थी उनका जितने भी कर्जा था 2 बिलियन लिवरेज का सारा उतर गया सिर्फ चर्च की लैंड लेने से। ठीक है। और फिर 2 मिनट, 4 अगस्त 1789 को जो हमारा फ्रांस है वो हमारा क्या बन गया था, वो बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क था 1791 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, 1789 में लगे थे आई थिंक सो। एंड जो हमने बोला था ना कि वो बिजी हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 1789 में, और फिर उनका काम कब ख़त्म हुआ था 1791 में। जैसे उन्होंने बोला था ना मॉन्टेस्क्यू ने कि जो है वो जो है डिवीजन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, और डिवीजन ऑफ पावर्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में होनी चाहिए। वैसे ही इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, फोटो में भी देख सकते हो। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या क्या लिखा था कि जो नेशनल असेंबली है वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। मतलब ये जो नेशनल असेंबली है वो लॉ बनाएगी, और जो किंग है वो रिजेक्ट भी कर सकता है लॉ को और मान भी सकता है, आई थिंक सो ऐसा ही है। और जो असेंबली है वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। अब वोट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट में क्या हुआ गया, जो एक बनाया गया एक्टिव सिटीजन, एक बनाया गया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो 3 days ऑफ लेबर्स वेज जितना टैक्स देते थे तो उनको जो है वोट का अधिकार था, और 25 years के ऊपर जितने भी मैन थे उनको वोट का अधिकार था। जो वुमेन थे और जो ज़्यादा वेल्दी लोग नहीं थे उनको वोट का अधिकार नहीं था, और वो पैसिव सिटीजन थे। जहाँ उनको मेंबर बनना था, जहाँ उनको असेंबली का मेंबर बनना था, तो उनको बहुत सारे टैक्सेस और रेगुलर टैक्सेस जहाँ वो देते थे तब वो मेंबर भी बन सकते थे असेंबली का। अब नेक्स्ट पेज। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया, एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, वुमेन्स का कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो राइट्स थे बेटा ये बहुत ही फेमस राइट्स थे। ये जो फ्रांस इस राइट्स से लोगों ने बहुत प्रेरणा ली थी। ठीक है, और बहुत कुछ सीखा था। ऐसा नहीं है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा था। ये जितने भी लॉज थे हमने इसी से सीखे थे, मतलब बाकी देशों ने भी। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ से बिफोर इक्वालिटी होगी। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। और जो इनको जो है क्या माना गया, नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। मतलब ये नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स का इसको बोल दिया गया कि ये राइट्स नेचुरल है और इनएलिएबल है। और ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये जो इनके राइट्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी कि इनके राइट्स कोई नहीं ला ले। और ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे ये आप रिवाइज कर लेना ज़रूरी है। ये आपको पिक्चर आ सकती है या फिर आपसे पूछा सकता है, ये लिख के 2 मिनट ये लिख देंगे स्टेटमेंट, और आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। मतलब कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये पूछी जा सकती है, या फिर आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है ब्रोकन चेन का। कैसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलो ये आप रिवाइज कर लेना अपने आप से, इसको समझाने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट पेज। तो क्या हो गया था, अब देखो, अब पुअर पीपलों को जो था बेटा, अब उनको तो मिली नहीं थी कोई भी राइट, ना वोटिंग का राइट मिला ना कुछ राइट मिला। तो फिर ये जो वुमेन्स थे उनको भी नहीं राइट मिला, मेंस को उनको भी राइट नहीं मिला, जिनके पास मतलब पैसा ही नहीं था उनको राइट मिल ही नहीं रहा था वोटिंग का। ठीक है, फिर उन लोगों को आगे मतलब लोगों को भी लगता है कि हमें तो राइट मिल ही नहीं रहा ना, हमने भी तो बीच में प्रोटेस्ट वगैरह किए ही हैं। तो फिर जो पुअर पीपल थे, जो पैसिव सिटीजन
जो थे, जो पुअर पीपल थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके साथ कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। उनके वेलफेयर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। फिर अब वुमेन्स के वेलफेयर के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा था, तो उनको गुस्सा आ रहा था। तो फिर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलने लगी। तो जो मैन की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मैन ने खोली थी, वो थी जैकोबिन क्लब्स खोलने लग गए, है ना। तो जैकोबिन क्लब नाम था क्लब का। 2 मिनट, ओके। तो क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब खोलने लग गए, ठीक है। उसके बाद अब उनको कोई भी राइट्स दे नहीं रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और जो भी ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और वुमेन्स भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी, वो अपना खुद का क्लब, क्योंकि मेंस के क्लब में तो उनको जाने की अनुमति थी नहीं। फिर वो अपना खुद के क्लब्स बनाने लगी थी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने बनाई थी, उन्होंने क्लब बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने, रिपब्लिकन वुमेन और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसा कुछ क्लब उन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है, अब देखो, अब जो था एक गलती अब राजे ने भी कर दी थी। उसने क्या किया था कि उसने ना लोगों की बात मानने पर, क्योंकि बहुत हल्ला मच गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, तो उसने 4 अगस्त 1789 को साइन तो कर दिया था डेक्ट्री में। बट वो क्या कर रहा था, सीक्रेट नेगोशिएशन, वो क्या कर रहा था, सीक्रेट नेगोशिएशन रूल कर रहा था अदर नेबरिंग कंट्रीज में। जो किंग थे प्रशिया में, उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन करा था। ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई थी। फिर 1792 में, अच्छा, उनको ये जो किंग था 1789 में ही जो है उनको पता चल गई थी नेशनल असेंबली को। और फिर उन्होंने 1792 मतलब 1789 को उनको पता चल गई थी। उन्होंने डेक्ट्री में साइन सूइन करा के 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। फिर 1792 में उन्होंने क्या किया, प्रेशिया एंड ऑस्ट्रिया में हमला कर दिया। क्या कर दिया, 2 मिनट गलत हो गया, 1792 में उन्होंने हमला कर दिया था। कहाँ हमला कर दिया था, प्रेशिया के ऊपर और ऑस्ट्रिया के ऊपर। जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बहुत, जो पुअर मैन थे और जो वुमेन्स थे, उनको हो रहा था कि हमें क्यों नहीं वोटिंग का राइट्स मिल जा रहा, हमने भी उतना ही पार्टिसिपेट किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं मिला है। तो फिर वो अपने खुद के क्लब्स बनाने लगे। मैन अपना खुद का क्लब बनाने लगे, वुमेन्स अपना खुद का क्लब बनाने लगे। मैन का फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, एंड जो वुमेन्स का था वो था द रिपब्लिकन वुमेन थे, जो सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन वुमेन, ऐसा। सो जो मैन एंड वुमेन थे, उनको हो रहा था कि हमें क्यों नहीं राइट्स दिए जा रहे वोट के, ठीक है। फिर उन्होंने अपने गुस्से में आ गए थे और फिर उन्होंने अपने खुद के क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। मैन अपना खुद का क्लब बनाने लगे, वुमेन्स अपना खुद का क्लब बनाने लगे। जो मैन थे उनका फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, और जो वुमेन्स थे उनका था कुछ रेवोल्यूशनरी, ऐसा कुछ था नाम। 2 मिनट अभी देख के बता देती हूँ आपको मैं। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ऐसा कुछ नाम था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाले जो थे, बन रहे थे क्लब्स। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, ये जो किंग था उसने साइन तो कर दिया था 4 अगस्त 1789 को, बट उसने लोगों को शांत करने के लिए साइन किए थे। तो फिर वो क्या करने लग गया था, सीक्रेट नेगोशिएशन, क्या करने लग गया था, सीक्रेट नेगोशिएशन करने लग गया था। और ये प्रशिया के किंग के साथ, और ये सब कुछ बात नेशनल असेंबली को 1789 में ही पता चल गई थी। फिर उसने 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। वॉलंटियर्स ने बहुत साथ दिया, ज्वाइन किया आर्मी, ठीक है, वॉर किया अगेंस्ट किंग्स एंड एटोक्रेसी, ठीक है। फिर वो जब भी ये वॉर लड़ने जाते थे तो वो एक सॉन्ग गाते हुए जाते थे, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
ठीक है। और ये इस पोइट ने क्या किया था, कंपोज किया था। फिर उसके बाद ये जो है, यही जो गाना ये गा रहे थे, इसको ही इन्होंने क्या कर दिया था, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया था। इसके स्पेलिंग देखो बेटा, MAR मर, SEILLAISE। इसको आप याद कैसे करोगे, मर, मर, मर जाते हैं हम जब हम सेल होता है ना, सेल, सेल, सेल के आगे आई डाल देना, इज, मर सेलिसिस। आप क्या डाला, मर, मर जाते हैं जब हम सेल में जाते हैं, और सेल आप ऐसे डालना, ठीक है। जो सेल नहीं होता, सेल है ना, उसके आगे आई डाल देना और फिर ES डाल देना, मर्सेलिसिस बन गया। क्या लिखोगे आप स्पेलिंग्स, जब आपसे पूछा गया तो क्या लिखोगे, MARSEILLES। समझ आ गई, ये हमारे नेशनल एंथम बन गया था। अब ये वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है ना, लास्ट सेक्शन है ना, जैकोबिन के बारे में आपको बता दिया मैंने। और फिर क्या हो गया था कि जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, बियॉन्ड मेनली टू बी लेस प्रॉस्पर्स, ये जो जैकोबिन के क्लब थे वो पुअर पीपल ही थे, जो लेस प्रॉस्परस थे वो ही इसके मेंबर्स थे, ठीक है, जैकोबिन क्लब के। दे इंक्लूडेड, क्या कौन कौन थे, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, बेकर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो था ना, इसका जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर। क्या था, मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर। स्पेलिंग देखो इसके, मैक्सिमिलियन, मिलियन। अब मिलियन हम कैसे डालते हैं, MILLION, यहाँ पर AN डालोगे आप, मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर, रोबिस्पियर। यार सारा इधर उधर हो रहा है, 2 मिनट। मैक्सिमिलियन के स्पेलिंग आपको समझ आ गए हैं। अब हम रोबिस्पियर के करते हैं, रॉबीज स्पेयर, रॉबिस, एस तो यहाँ से ही ले लोगे आप, पेयर, रॉबीज, रॉबीजियर, ठीक है। अब फुल नेम लिखते हैं अब हम, मैक्सी मिलियन रॉबीज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। जो थे उसके लीडर थे, और जो लार्ज ग्रुप थे जैकोबिन के, अच्छा, द लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉर्ज स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोन बाय दी डॉक वर्कर्स। तो ये जो थे उन्होंने क्या सोच लिया था, हम क्या पाएंगे, अब हम लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पाने शुरू कर देंगे। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स जो कौन पाते थे, डॉग वर्कर्स, जो कौन पाते थे, डॉग वर्कर्स पाते थे। मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर लीडर थे, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा था, वो क्या वियर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स जो कौन पहनते थे, डॉग वर्कर्स पहनते थे। और उन्होंने जो फैशनेबल सेक्शन थे, वो बड़े सेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो नी ब्रीचेस पाते थे उसके वो उन्होंने पाने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे नी ब्रीचेस, राइट। डॉग वर्कर्स ये रहा, और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स ये रहा, और मैक्सिमिलियन रूबिस्पियर ये रहा। और इसमें आप जैकोबिन याद रखना, ये स्टेटमेंट, और बाकी सब कुछ ये याद रखना। और
मर्सेलिस, मर AISE, AISE, MARS, जो मैंने आपको पहले नाम बताया था ना, जो मैंने आपको बताया था MARSEILLES, वो शहर का नाम था जिससे वो मार्च करके गए थे पैलेस में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। और वो सॉन्ग्स गा गा के चल रहे थे। तो सॉन्ग का नाम जो है ऐसे नहीं पड़ता है, वो सॉन्ग का नाम कैसे बनता है, MARSEILL। यहाँ तक सारा सेम है, यहाँ तक सारा सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ES आ जाता है, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा AISE, AISE। ES आता है, SC बन जाएगा उसका, AI होर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ आ गई, ये आप याद रखना, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं अब। चलो, और ये नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, तो इनको क्या बोला जाता था, सैनक्लूटोज। क्या बोला जाता था, सैनक्लूटोज। क्या बोला जाता था, सैनक्लूटोज। जो सैनक्लूटोज का मतलब जो विदाउट नी ब्रीचेस होते हैं, और वो एक कैप, रेड कैप पाते थे, जिसका मतलब क्या था, लिबर्टी। जिसका मतलब क्या था, लिबर्टी। और क्या करते थे ये, और 1972 में जब लड़ाई छिड़ रही थी, तब हाई प्राइजेस वगैरह वगैरह हो गए थे। अच्छा, ठीक है। तो 1792 में जब वो लड़ाई उसने ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ की थी, और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पीपल थे, जो जैकोबिन क्लब, क्योंकि पुअर पीपल अब बहुत परेशान थे, मिडिल क्लास पीपल अब खुश थे, थोड़े रिच थर्ड क्लास पीपल या मिडिल क्लास पीपल भी खुश थे, बट कौन दुखी थे, जैकोबिन क्लब वाले मेंबर, मतलब थर्ड, मतलब कि हमारे पुअर पीपल दुखी थे। अब पुअर पीपल दुखी थे तो वही प्रोटेस्ट करेंगे, बाकी क्यों प्रोटेस्ट करेंगे उनके साथ। तो फिर उन्होंने पैलेस ऑफ थुलेरिस, UILERIES, इस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो फिर उन्होंने इस पे अटैक कर दिया एंड किंग को अपने हवाले में कर लिया। फिर उसके बाद असेंबली ने बोला कि हम इस रॉयल फैमिली को प्रिजन में रखेंगे, एंड फिर इलेक्शंस हुए, और फ्रॉम नाउ, फिर उसके बाद अब जितने भी पुअर पीपल थे उन्होंने उन्हें अरेस्ट रूस्ट करा। बाकी लोग भी शामिल हुए थे, क्योंकि वो राजा से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको पता चल गया था राजा हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। जब उनको पता चल गया था राजा हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, फिर वो भी जो है पुअर पीपलों के साथ हो गए थे। फिर उसके बाद अब क्या होने लग गया, अब इलेक्शन हेल्ड हुए। इलेक्शंस जो है ओनली मैन, पहले क्या था 25 ईयर्स ऑफ मैन पर रिच, बट अब पुअर मतलब ऑल मैन अब 21 ईयर्स, ये बन गया था। और फिर ये जो न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी थी, या फिर हम कह सकते हैं जो असेंबली जो न्यू बनी थी, उसको हम क्या कहते थे, कन्वेंशन। क्या कहते थे, कन्वेंशन वाला पॉइंट बताती हूँ आपको कहाँ पर है, ये रहा कन्वेंशन वाला पॉइंट। उसके बाद अब देखो 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, हम ये रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक, हमारा जो फ्रांस था वो क्या बन गया, रिपब्लिक, फ्रांस बन गया। रिपब्लिक क्यों बना, क्योंकि अब देखो मनार्क तो था नहीं। कुछ पॉइंट्स देखो याद रखने वाले। एक था हमारा मर्सेलिस, एक है हमारा मर्सेलिस, ठीक है। एक है हमारा मैक्सिबिलियन, मैं बता रही हूँ आपको ताकि आप भूलो ना, रॉबिस, क्योंकि मैक्सिबिलियन रॉबिस्पियर आगे भी आएगा, ठीक है। आ रही है, ये भी आ रहा है और ये है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है कन्वेंशन,
ठीक है, इलेक्टेड उसको कहते थे। और आपको डेट याद रखनी है 21 सितंबर 1792। और जब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनी थी वो अगस्त 1789 को बनी थी। और सैन क्लूटोस भी याद रखो, सैंस क्लूटोस, सैंस क्लूटोस, क्लूटोस। सैंस तो आप याद रखिएगा, क्लोटीज, जैसे आप लिखोगे ना वैसे आप याद रखो, ठीक है। क्लोटीज, सैन क्लोटीज, सैंस क्लोटीज, DEES, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो पुअर पीपलों की बनी थी। और फिर उसका जो हेड था वो मैक्सिमिलियन रूबिस्पेयर था। और जो मैक्सिमिलियन रूबिस्पेयर वाला जो पीरियड था वो 1793 से 1794, और उसको हम राइन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। बहुत बुरा जो था एक वक्त था, ठीक है। और 12 TUILERIES, TUILERIES, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समझ आया सबको? तो फिर जो लुई 16 था उसको क्या बोल दिया गया, उसको जो है डेथ का बोल दिया गया, अब तुम्हें मारा जाएगा। किस बेसिस पे? ट्रेजन के बेसिस पे, कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। और फिर 21 सितंबर को क्या हो गया था, वो 1792 में वो हम रिपब्लिक बन गए थे, क्योंकि कोई भी मोनार्क नहीं था। और फिर 21 जैन 1793 में क्या हुआ कि जो was executed publicly at the Palais de la Concorde, the क्वीन को भी नहीं इन्होंने छोड़ा, क्वीन को भी इन्होंने मार डाला, बट थोड़े दिनों बाद, ठीक है। और कब मारा था? 21 जैन 1793 को मारा। और किस प्लेस में मारा? प्लेस दे ले कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड ए। कौन, ये कौन है वो कोड रहेगा, और ई कौन कोडी, ठीक है। प्लेस देले कॉनक्लोडी, ठीक है। जैसे बोल रहे हो वैसे, अब जैसे लिखोगे वैसे रिवाइज कर लो, मैं सेंटेंस पे मत जाओ, ठीक है। जो राइन ऑफ टेरर है उसका पीरियड मैंने आपको बता दिया था। और कौन था? मैक्सिमिलियन रूबिस्पेयर। मैक्सिमिलियन रूबिस्पेयर बहुत स्ट्रिक्ट था। वो क्या चाहता था, वो एक सीवियर कंट्रोल रखता था और सबको पनिश करता था जो उसके खिलाफ जाते थे। इवन जो उसके साथी भी थे, ठीक है, उसके साथ भी ये एनिमी समझता था। नोबल्स एंड क्लर्जी से उनको बहुत नफरत करता था। और अपनी पार्टी के भी जब वो डिसएग्री होते थे, जो मैंने आपको बता दिया कि अपने पार्टी को भी नहीं छोड़ता था, उनको पनिशमेंट देता था। जब वो कोर्ट में गिल्टी बोल दिए जाते थे कि भाई तुम गिल्टी हो, तो फिर उसको गुलेटाइन कर दिया जाता था, गुलेटिंड। तो उसको क्या कर दिया जाता था? देवर गुलेटिंड। गुलेटिंड क्या था कि एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता था तिखा सा, और यहाँ पर जो बंदा है उसकी मुंडी रखी जाती थी, और ये जो एक रस्सी होती थी, ठीक है, ये रस्सी एक बंदा पकड़ता था, और जब ये रस्सी छोड़ता था तो ये ब्लेड उसके सिर पे जाके उस सिर और जो बॉडी थी, ये जो बॉडी
मान लो उसको सिर और बॉडी जो है अलग अलग हो जाता था। तो ये ऐसा एक था डिवाइस जिसे हम क्या कहते हैं, गुलेटिन। गुलेटिन, और ये डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे रखा गया है क्योंकि उन्होंने ये इन्वेंट किया था, गुलेटाइंट। ठीक है, और बी हेड हो जाते थे, सिर हो जाता था। फिर ये जो मैक्सिमिलियन रूबिस्पेयर बिल्कुल इक्वलिटी चाहता था, इक्वल ब्रेड रखता था कि कोई भी फैंसी ब्रेड नहीं आएगी, सबको एक तरह की ब्रेड खानी पड़ेगी, और सबको जो है मैडम सर फलाना ढिमका नहीं कहता था, वो सिर्फ सबको सिटीजन्स मानता था। और जो प्राइजेज हैं उसके रेट उसने फिक्स किए हुए थे, कोई भी उससे ज़्यादा या कोई भी उससे कम नहीं बेच सकता था। कम तो बेच सकता था पर ज़्यादा नहीं अपने प्राइजेज। मतलब कि जैसे आलू का रेट उसने रखा है 10, मान के चलो 10, मान के चलो, ठीक है, और आप 11 12 नहीं मांग सकते, आप 9 मांग सकते हो, आप 8 मांग सकते हो, बट आप 11 12 नहीं मांग सकते, ये फिक्स था रेट। ठीक है, और सबके प्राइजेस रखे हुए थे इसने। ये मैंने आपको मैडम सर का भी बता दिया है ना, मैडम सर का भी आपको बता दिया मैंने, ये भी आपका हो गया क्लियर। और फिर ये रूबिस्पेयर की बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और फिर इसको 17, क्योंकि सबको गुलेटाइन से मारता रहता था और बहुत परेशान करता था, फिक्स किए हुए थे रेट, है ना, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और नोबलिटी एंड क्लर्जी से तो इसे बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, और लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। तो इसको 1794 को गुलेटाइन में इसको भेज दिया। तो इसका सफ़र बस 1 ही साल का था, और 1 साल ही ये रूल कर पाया। अब हम आगे चलते हैं। ओहो, अब क्या हुआ था कि जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट जो है फॉल हो गई थी, अब लोगों को क्योंकि अब तो जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी ना पुअर पीपल की, अब वो फॉल हो गई थी, 1 साल चली थी, और जब वो फॉल हुई तब क्या हुआ, तब फिर से सारी पावर मिडिल क्लास जनता पे चली गई थी। फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया था, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स एंड इलेक्ट्री, जिसमें 5 लेजिस्लेटिव, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी और एक डेक्ट्री बनाई थी। फिर ये जो काउंसिल बनाई थी और डेक्ट्री बनाई थी, इनमें बहुत क्लैशेस होते थे, और इन क्लैशेस की वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनको मौका मिल गया था कि वो मिलिट्री के दौरान उन्होंने फिर क्या किया, उसमें डेक्ट्री बने। फिर उसके बाद 1804 में वो फ्रांस के क्या बन गए, एम्परर बन गए। और फिर वो उनकी डेथ भी हो गई थी वाटरलू में, 80 मतलब डिफीट हो गए थे वो 1815 में। सो फिर बस इतना ही बताया गया, ये आपको आगे 10th में शायद आएगा। और फिर अब वुमेन्स के बारे में, अब वुमेन ने क्या क्या किया, देखो जब देखो नेशनल असेंबली गई थी, या फिर कोई भी आर्मी उर्मी के गए थे लड़ने, है ना, बन के गए थे या लड़ रहे थे, तब वुमेन्स ही थी ना, वो घर का ख्याल रखती थी। ठीक है, और मतलब कि घर का ख्याल रखती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, बेचती थी, है ना, मतलब कि कमा के अपने बच्चों को खाना खिलवाती थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। फिर उस बाद कोई उनको एजुकेशन वगैरह जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, है ना, और वो फिर सर्वेंट्स बन के, है ना, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचती थी, और फिर अपने बच्चों का गुजारा करती थी। अब वुमेन्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, वुमेन्स ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे। और फिर उस टाइम पे भी फिर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, तब भी उनको जो है वोट की जो है परमिशन नहीं दी गई, उनको वोट की परमिशन ही नहीं दे रहे थे, बट वो चाहते थे हमें वोट की परमिशन दें, है ना। और उनको वोट की परमिशन मिल नहीं रही थी। फिर उन्होंने खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, जो मैंने आपको बताया था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, 2 पार्टीज थी। एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उनको जो है पैसिव सिटीजन में डाल दिया था, जैसे आपको पता ही है। और फिर जो था उन्होंने गवर्नमेंट से कितनी उम्मीद की थी, पर फिर भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, उनको बस वोटिंग राइट चाहिए था, वो वोटिंग राइट दे नहीं रहे थे। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा किया था, उन्होंने बोल दिया था कि अब इनको ट्रेन किया जाएगा जॉब्स के लिए, स्मॉल स्मॉल आर्टिस्ट बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। और जो डिवोर्स था वो लीगल कर दिया था कि वुमेन भी डिवोर्स ले सकती है मैन से, है ना, जब उनको नहीं पसंद आ रहा। और फादर जो है अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते बिना उसकी मर्जी से,
और एजुकेशन भी कंपलसरी कर दी थी वुमेन की, इतनी अच्छे काम किए थे। बट जब वो राइन ऑफ टेरर जब हुआ था तब वुमेन्स के साथ बहुत गलत गलत चीज़ें हुई थी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी करती थे तो उनको पनिशमेंट दी करती थी। 200 ईयर्स उन्होंने वुमेन ने इंतज़ार किया वोटिंग राइट से, बट फिर भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिली। तो वुमेन्स को फाइनली उनको वोटिंग राइट मिली, उनको मिली वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट मिली 1746 में 1746 में उनको वोटिंग राइट मिली फाइनली। बहुत लेट मिली वोटिंग राइट, बट जब हमारा इंडिया का हुआ था तब साथ ही साथ वोटिंग राइट दे दी गई थी। आप स्लेवरी की बात करें, स्लेवरी में क्या होता था कि ये जो आपको जगहें बताई गई है, कैबिनियन, मैटिनिक्यू, गोदिलियोप, ठीक है, सैन दोमिंगो, ये जो थे सप्लाईज थे तंबाकू, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी के। बट जो यूरोपियंस थे वो वहाँ पर जाके काम नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो फिर उन्होंने स्लेव्स को हायर करना शुरू कर दिया। एंड फिर स्लेवरी में जो है कुछ ये वाली सिटीज़ थी, कैबिनियन, मार्टिनिक्यू, ग्वादिलियोप्स एंड सैन डोमिंगो। ये सिटीज़ ये प्लेसेस में अच्छी सप्लाईज हो रही थी कॉमोडिटीज़ की, जैसे तंबाकू हो गया, इंडिको हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंडिको, तंबाकू, शुगर, इसकी जो है सप्लाई अच्छी हो रही थी। बट जो यूरोपियंस थे वो वहाँ पर जाके काम करने के लिए एग्री नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अनफेमिलियर लैंड था, वो किसी और मतलब कि अपनी जगह छोड़ के नहीं वहाँ पर जाके काम करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, राइट। और फिर इसलिए उन्होंने फिर वर्क करने के लिए सोचा कि हम क्या करेंगे, स्लेव को ले लेंगे। तो फिर ये शॉर्टेज ऑफ लेबर पड़ गया था, प्लांटेशन करने के लिए लेबर तो चाहिए ना, तो फिर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था। फिर उस टाइम पे स्लेव ट्रेड बहुत चला, लोगों ने प्लांटेशन के लिए स्लेव ट्रेड को चालू किया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन रहा था यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स के बीच में। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स के बीच में जो है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन रहा था, ठीक है। वो यहाँ से पोर्ट से लेके वहाँ जा रहे थे, बोर्डवर्क्स और नेटवर्क्स, पोर्ट से अफ्रीका जाते और लेकर आते स्लेव्स को। 3 मंथ्स तक वो वहीं शिप्स में रहते थे और फिर उनको प्लांटेशन ओनर्स के पास छोड़ दिया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था, बहुत एक्सप्लोर किया जाता था। और फिर ये जो थे उनको लेकर जाया जाता था, और ये जो स्लेव ट्रेड था वो बहुत फ्लोरिश हुआ था। 18th सेंचुरी में जब नेशनल असेंबली बनी थी उसने बहुत सारे डिबेट्स किए थे, है ना, कि हमें स्लेव ट्रेड रखना चाहिए या नहीं, बट फिर भी उन्होंने उसको डिलाई नहीं किया क्योंकि उनको कुछ फेयर था ओपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन से। एंड फिर जो कन्वेंशन भी बनी थी, राइट, उन्होंने जो है स्लेव ट्रेड को थोड़ा सा किया था, मतलब कि बंद कर दिया था स्लेव ट्रेड, और वो सिर्फ 10 ईयर्स के लिए बंद हुआ था, फिर बाद में फिर से चालू हो गया था, राइट। और फिर चालू हो गया था, फिर जब नेपोलियन आया उसने फिर से चालू कर ही दिया था। फिर उस बाद 1848 में जाकर स्लेव ट्रेड बंद हुआ था, इतनी लेट जाके स्लेव ट्रेड बंद हुआ था। देखो बेटा, 19 कुछ डेट्स जो हैं कंफ्यूजिंग है। देखो 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो 1946 में जो है वुमेन्स को वोटिंग राइट मिली थी, वेयर एज 1848 को स्लेव ट्रेड बंद हुआ था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओहो ओके उसके बाद कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, लैंग्वेज, ओके, चेंज इन द लाइव्स ऑफ, बहुत मैन वुमेन चिल्ड्रन के लाइव्स में बहुत चेंज हुआ था। अब लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, लोग इम्प्लाई करने लग गए थे, है ना। और जितने भी रूल्स बने थे, ब्रिस्टाइल, कितना कुछ हुआ था, ब्रिस्टाइल हो गया था, अबॉर्शन ऑफ सेंसरशिप हो गया था, और अब बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज होने शुरू हो चुके थे, है ना। राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में जितने भी डिक्लेरेशन मतलब जो हुई थी, है ना, जो हम जिसको हमने नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स माने थे,
उसमें भी है ना। और क्या क्या हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव, इस चीज़ ये जो चीज़ें थी लोगों को पसंद आने लग गई थी। फिर जो अब लोग फिलोसफर्स की बातें सुनते थे, उनको इम्प्लाई करते थे, राइट। कंक्लूजन में क्या था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बन गए थे फ्रांस के। फिर उसके बाद उन्होंने डायनेस्टी ये जो थी उसको संभाली। फिर 1815 में वो मर गए थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, उन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया। वाटरलू में वो जाके मर गए थे। उन्होंने क्या क्या दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसकी प्रोटेक्शन की उन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ दी है ना, वेट के जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय दी डेसिमल सिस्टम में जो मेजर्स प्रोवाइड किए थे वो। और जो सुल्तान थे और जो राम मोहन रॉय थे वो बहुत एग्जाम्पल्स थे। उन्होंने बहुत आइडियाज़ जो थे ना फ्रांस के बहुत इम्प्लाई किए थे अपने जीवन में। तो राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान बहुत फेमस हुए थे। लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो भी फ्रांस के बहुत लोगों ने सीखा इससे। एंड दिस वाज दी चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आपको पसंद आया तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस दोबारा देख सको। बाय।